हेलो हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए कार वेइंग 1000 kg। एक कार का जो वेट है वो कितना है, नापा गया तो एक कार का वेइंग जो है वो 1000 kg है एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो। ठीक है, स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर पे डिस्टेंस हो जाके वो क्या हो गया, रुक गया। डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि जो डिसलरेट कर रहा था वो कैसे कर रहा था, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे कम होते चला गया। 50 मीटर पे जाके रुक गया जाके गाड़ी। समझ में आ रहा है? कह रहा व्हाट इज द फोर्स, क्या फोर्स होगा एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक को एग्जर्ट करने के लिए क्या फोर्स लग रहा होगा, और व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और ब्रेक को मतलब ब्रेक पे जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो रिटार्डेशन फाइंड करते हैं, जो यूनिफॉर्मली लग रहा है। डिसलेरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन ही होता है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी तो जाकर रुक रही है तो 0 हो जाएगा। आरा समझ में क्या करें, और डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर का है। तो यहाँ से ये लग जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि सर हमको दिख रहा है कि यू वी और एस दिया है, तो 3 इक्वेशन में से जो इक्वेशन होगा हमारे जिसमें यू वी एस होगा और ए निकालना होगा, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो वी स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला लग जाएगा। वी स्क्वायर तो 0 है, यू स्क्वायर 30 था, ए नहीं पता था, एस पता था, निकाल देंगे यहाँ से ए। तो ए कितना आ गया, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक स्क्वायर पर -9 मीटर का क्या हो रहा है, डिसलरेशन हो रहा है, यानी कि रिटार्डेशन, यानी कम हो रहा है स्पीड। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमको ब्रेक्स पे जो है वो फोर्स काउंट करना है। तो F इज इक्वल टू एम है, एम 1000 kg था और ए हमारे पास आ गया -9, यहाँ से आ जाएगा इतना न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रिटार्ड हो रहा है। कैसा हो रहा है, रिटार्ड। तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए वो वहाँ निगेटिव आया है। कैलकुलेट करना है वर्क, वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। एफ अभी निकाल के आए हो 9000, तो 9000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिस्टेंस से, तो अपना आ जाएगा फोर्स जूल में। तो फोर्स इतना है, और जो हमारा वर्क है वो 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 है, और 0.5 यानी 4.5 है, तो 5 0 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? डाउट है? आ गया? वो ऐसे कैसे आ गया, 10 के ऊपर 5? उठ दे तुमको, 1 2 3 4 को 0 यही हो गया। फिर यहाँ पॉइंट ना रख के यहाँ रखा गया तो एक और 0 हो गया। ठीक है, आप रख देंगे। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यानी कि अब हम जो है वर्क निकालने वाले हैं जब फोर्स जो है वो किसी एक एंगल पे लग रहा है। अरे समझ में क्या करें, यानी फोर्स का डायरेक्शन किसी एक एंगल पर है, तब हम फोर्स निकालने वाले हैं, वर्क डन सॉरी निकालने वाले हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो किसी एंगल पर होता है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के। बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है, किसी एंगल पर होता है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में कि ये लड़का जो है इस गाड़ी को रस्सी बांध के खींच रहा है, तो इस रस्सी से फोर्स लग रहा होगा यूं, फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन गाड़ी का मूवमेंट यूं हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। देखो इनके बीच में कुछ एंगल है फोर्स और उसके बीच का, है कि नहीं है? तो कुछ फिगर ऐसा बना, ये है टॉय, गाड़ी ऐसे खींच रहा है, तो ये रहा इसका फोर्स ऑफ डायरेक्शन,
आ रहा है समझ में। और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है यूं, तो ये देखो इनके बीच में क्या बन रहा है, फोर्स और डायरेक्शन के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बीच में या डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में। आ रहा समझ में क्या करें। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल थीटा बन रहा है। इसी चीज के लिए अब हम नया फोर्स जो है वो फाइंड करने वाले हैं, नया वर्क डन जो है वो फाइंड करने वाले हैं, न्यू वर्क डन। जब किसी एंगल पर फोर्स लग रहा हो तो वहां पे क्या वर्क डन निकलेगा, वो चीज़ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। उसी को बोलते हैं वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चाइल्ड है जो पुल कर रहा है एक टॉय कार को एक स्ट्रिंग से। द कार मूव हॉरिजॉन्टली, जो कार है वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है क्या कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टली जो है वो होता है ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकली ऐसे खड़ा लाइन को कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, ये है वर्टिकली, तो ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टली। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टली जो है हमारा क्या चल रहा है, कहानी चल रहा है, कहाँ फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है। बट जो फोर्स अप्लाई किया गया है अलोंग द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया है, मेकिंग एन एंगल विथ अ ग्राउंड, और ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है। ग्राउंड मतलब ये है ग्राउंड, ये तो इस ग्राउंड से उसका कुछ एंगल बन रहा है फोर्स के बीच में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन जो है ग्राउंड से देखें तो कुछ मोशन एंगल जो है वो बन रहे हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में वी कैन नॉट यूज एफ इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इस केस में अब फोर्स जो वर्क का फॉर्मूला है वो एफ इंटू एस नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर कोई एंगल पे भी तो लग रहा है, ये एंगल भी तो डिपेंड करेगा, एंगल भी तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा उस बॉडी का। इसलिए अब हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डज द वर्क ऑफ पुलिंग ऑफ द कार। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है फोर्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डज द वर्क ऑफ पुलिंग द कार, यानी इस कार को पुल करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो अब जरा यार ध्यान दो यहाँ पर कैसे अब निकालेंगे ये फोर्स। अब इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखो जरा कि अगर हम यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लेना है इस पूरे ग्राउंड से, तो एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो है ये है इसका हाइपोटेनस, ये तो इसको फोर्स को दर्शा रहा है, फोर्स को दर्शा रहा है। और सर ये जो नीचे वाला ग्राउंड वाला जो मोशन है ये इसको डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है। हाँ, हमें चाहिए क्या, हमें ये इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आ रहा समझ में, चलो निकालते हैं। तो देखिए यानी कि हमें एफ और एस का वैल्यू चाहिए, यानी हाइपोटेनस और बेस, ये बेस ही है, ये तो परपेंडिकुलर है ये पूरा लाइन, तो हाइपोटेनस और बेस चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने चीज पढ़ा था आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हाँ, यानी बी बाई एच यही तो चाहिए, बेस और हमको हाइपोटेनस चाहिए। तो बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि सर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, ये होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है, बी बेस है, यानी कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू एस, बेस मतलब एस हो गया, और एच हाइपोटेनस कितना है, एफ है। तो यहाँ से सर डिस्प्लेसमेंट कितना आया या डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया एफ इंटू में कॉस थीटा, एफ को उधर भेज देंगे। नहीं आया समझ में, आ गया। आ गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एफ इंटू में कॉस थीटा, यानी कि इस एस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। प्रूफ तो ऐसे है इसको निकालने का, ठीक है। और ना ही तो सिंपल से याद रखना है कि थीटा, थीटा जिसके अलोंग होगा उधर हम ऑलवेज एफ कॉस थीटा लेंगे। आ रहा समझ में, थीटा जिस साइड के अलोंग होगा उसको हम ऑलवेज क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा।
क्योंकि यहाँ पे दो दो तरीके से एक लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, यानी एक वर्टिकल फोर्स भी ऐसे लेंगे यूं यूं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? ये फोर्स, ये, और एक ऐसा लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल। आ रहा समझ में? तो हॉरिजॉन्टल वाला में जो है थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा लगा है। आ रहा समझ में? तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले को क्या ले लिए, एफ कॉस थीटा ले लिए, और ये वर्टिकल वाले को एफ साइन थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एफ साइन थीटा ले लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? वर्टिकल वाले को क्या ले लेते हैं? एफ साइन थीटा ले लेते हैं, एफ साइन थीटा ले लेते हैं। इसका भी वही रीजन है, क्या कि यहाँ से तुम ऐसे एक लाइन यू करो ड्रॉ, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बना 90 डिग्री का। सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, यानी यही हाइपोटेनस होगा इसका भी। और देखो ये कौन बेस होगा? ये वाला बेस होगा, ये बेस है, ये इसका बेस है। बेस तो कुछ दिया ही नहीं है, ये है, ये परपेंडिकुलर। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? ये परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अगर इस बॉडी का मूवमेंट इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता ऊपर की ओर, तो ये उसका एस हो जाता ना ऐसा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? क्या नहीं आ रहा समझ में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता? तो सर इस बार P बाई एच चाहिए, P बाई एच। सर P बाई एच तो साइन थीटा होता है, P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसलिए एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ इंटू में साइन थीटा आ जाता है, एफ इंटू में साइन थीटा आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसलिए बोलते हैं कि थीटा जिसके अलोंग होगा उधर हम क्या ले लेंगे? उधर हम ले लेंगे क्या? उधर हम क्या ले लेंगे? कॉस थीटा ले लेंगे, एफ कॉस थीटा ले लेंगे। और बाकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगा उसमें हम क्या ले लेंगे? एफ साइन थीटा ले लेंगे। अब हम क्या करें? एफ साइन थीटा ले लेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ऑलवेज ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जो है ये ऑलवेज एफ साइन थीटा नहीं होगा। ये हम देखेंगे भैया थीटा किधर दिया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर मान लो ये थीटा यहाँ पे दिया होता, ये होता थीटा, यहाँ पे ये थीटा नहीं दिया होता, ये यहाँ थीटा दिया, ये तब थीटा किसके अलोंग है? अब सर थीटा इस और ये इस वर्टिकल लाइन के अलोंग है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो अब यहाँ पे हम एफ कॉस थीटा ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? इसको क्या ले लेंगे? एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्योंकि थीटा अब इसके अलोंग आ गया, यूं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? थीटा अब किसके अलोंग आ गया? इसके अलोंग आ गया, ठीक है। तो इसके अलोंग अगर थीटा आ गया, इसके अलोंग थीटा आ गया, तो हम बताते हैं थीटा के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे अगर हम, तो ये देखिए ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, आ रहा सॉरी हाइपोटेनस हो गया ये सामने वाला 90 डिग्री के। बेस तो सर अब ये हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पर है, ये बेस, अब परपेंडिकुलर सर ये हो जाएगा। तो अभी भी तो बी बाई एच चाहिए। अब बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसलिए थीटा जिस अकॉर्डिंग थीटा का मतलब जिसके ऊपर होगा थीटा, ठीक है, तो उधर की ओर हम क्या ले लेंगे? एफ कॉस थीटा, और दूसरे डायरेक्शन के साइड क्या ले लेंगे? एफ साइन थीटा ले लेंगे। आ रहा समझ में? क्लियर है क्या कह रहे हैं? कि जिस अकॉर्डिंग थीटा होगा वहाँ पे एफ कॉस थीटा ऑलवेज आएगा, और उसके अपोजिट में क्या जाएगा? एफ साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक हमको डाउट है? चलो, तो यहाँ से हमारा एस का वैल्यू कितना आ रहा है? एफ कॉस थीटा आ रहा है। तो सर W इज इक्वल टू एफ इंटू में एस होता है। सर W इज इक्वल टू एफ, एस के जगह पे क्या रख देंगे? एस के जगह पे क्या रख देंगे? एफ कॉस थीटा। एक सेकंड पे जरा, यहाँ तक अभी समझो। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ कॉस थीटा होता है। नीचे आते, तो ये वाला केस अभी हम लोग देखे थे क्या,
कि फॉर्मूला फॉर वर्क डन एट एन एंगल, किसी एंगल पर जो है वर्क डन कितना होगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है कि द वर्क डन इज पुलिंग द बॉडी, यानी ये जो बॉडी को जो पुल कर रहे हैं वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही है। अब वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर थीटा इसके अलोंग है। आ रहा समझ में क्या करें, तो इसके अलोंग है तो इधर एफ कॉस थीटा और अपोजिट में एफ साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मोशन इधर ही हो रहा है, तो मोशन इधर हो रहा है सर, यानी एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, एस के बराबर है। और ऊपर ये फोर्स तो हमारा नेट फोर्स इधर है ही, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की ओर ऐसे। क्लियर है क्या कह रहे हैं। तो ये इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है बॉडी का। तो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स का है वो कितना है एफ कॉस थीटा है। तो सर डिस्टेंस जो मूव कर रहा है एस तक, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू में एस हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू में एस हो जाएगा। कैसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। तो सर एफ इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस होता है ना एफ इंटू एस। तो सर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एफ नहीं है इस बार, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है एफ कॉस थीटा है। तो इस एफ के जगह पे क्या लिखेंगे एफ कॉस थीटा और इंटू में एस। तो नेट अब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वर्क का वो बन रहा है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यानी इस बार एंगल भी यहाँ पे आ गया, अब डिपेंड कर रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो अगर एंगल पे अगर कोई वर्क डन पूछ रहा है किसी बॉडी का तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं है समझ में, किसी एंगल पे बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले करके और एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे और वहां से उसका आंसर निकालेंगे। एफ यहाँ पर फोर्स अप्लाइड है, थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल है, और एस जो है हमारा क्या है डिस्टेंस मूव्ड है। एक क्वेश्चन करते हैं जरा फटाक से। क्वेश्चन है कि चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार, एक चाइल्ड है एक टॉय कार को पुल कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का स्मूथली हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ए स्टिंग हेल्ड द चाइल्ड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल दे दिया तुमको 60 डिग्री है, यानी तो cos 60 का वैल्यू देख लेंगे विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से बोल रहा है। आ रहा समझ में, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस एफ cos थीटा हो जाएगा। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय चाइल्ड बी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है वो चाइल्ड, यानी एफ का वैल्यू दे दिया। तो वर्क डन कैलकुलेट करना, सब तो दे दिया ना, सब चीज तो दे दिया है, डिस्टेंस दे ही दिया है, एफ दे ही दिया, थीटा दे ही दिया, वर्क निकाल लेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, और पुट करके वैल्यू निकालेंगे 25 जूल आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो वर्क डन आ गया यहाँ से कितना 25 जूल। अब आते हैं क्या वर्क पॉजिटिव, क्या वर्क निगेटिव और क्या वर्क जीरो भी होता है। आधा समझ में क्या कह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब उनके बीच का जो एंगल होगा फोर्स ऑफ डायरेक्शन और जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री का होगा पॉजिटिव तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वर्क होगा वो कितना होगा पॉजिटिव होगा, वहाँ पे वर्क कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो वहाँ पे जो वर्क का डायरेक्शन, वर्क का जो वैल्यू है वो कैसा होगा निगेटिव होगा। और अगर तुम्हारा जो थीटा का वैल्यू है यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री का होगा, तो वहाँ पे जो वर्क है वो क्या होगा 0 डिग्री का होगा। कैसे, एक एक एग्जांपल समझते हैं। तो पहला है कि जैसे एक फुटबॉल रखा है, तुम्हारे यहाँ से एक पैर से मार दी धड़ाक से, तो देखो मोशन भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी तुमने इसी डायरेक्शन में लगाया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसी डायरेक्शन में है, फोर्स का भी डायरेक्शन वही है, तो एंगल क्या हो गया दोनों के बीच का 0, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0।
तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो जो नेट फोर्स है वो उधर जाएगा, तो बॉल का मूवमेंट किधर हो जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा। यानी कि वर्क तुमने यहाँ पे कैसा किया, पॉजिटिव पॉजिटिव किया है। वर्क कैसे किए हो, पॉजिटिव किए हो, एंगल 0 है। और ऐसे नहीं तो ऐसे निकालेंगे सर, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 रख देंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एफ एस आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या है, एफ इंटू एस आ गया। देखो पॉजिटिव में है वर्क, तो हमारा क्या कह रहे हैं, निगेटिव वर्क जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो है ना वो -1 होता है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। इसका पॉजिटिव था। जैसे एग्जांपल में कि इस फुटबॉल का मोशन इधर की ओर हो रहा है, इस फुटबॉल का मोशन इधर की ओर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे तुमने इसको लात मारा तो इस फुटबॉल का तो मोशन इधर हो रहा है, लेकिन ग्राउंड इसको फ्रिक्शनल फोर्स दे रही है पीछे के डायरेक्शन में, हमारा समझ में। तो ऐसे केस में ये कौन सा मूवमेंट हो गया, ऐसे केस में ये कौन सा मूवमेंट है, ऐसे केस में ये निगेटिव मूवमेंट है। क्लियर है क्या कह रहे हैं, यानी वर्क इस पे कैसा लग रहा होगा, निगेटिव। यानी वर्क डन इज निगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो वहां पे वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि स्पीड जो है बॉडी का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी निगेटिव में वर्क हो रहा है इस वाले केस में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वही, एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री वैल्यू माइनस में होता है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का एफ इंटू में एस हो जाएगा। देखो निगेटिव आ गया वर्क, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। और तीसरा केस है जब वर्क क्या होगा, 0। तो वर्क डन 0 होगा कब, जब जैसे देखो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है समझ लो, या मून ही समझ लो, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून समझ लो। क्लियर है क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो कि ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ये मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी सेंटर से देखो एकदम सीधा डिस्टेंस, यहाँ पहुंचेगा अभी भी एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पहुंचेगा अभी भी एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कहीं भी जाएगा एकदम क्या है, सब इक्वल डिस्टेंस है, सब जगह डिस्टेंस क्या है, इक्वल है और परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर्कल ये सर्कल में राउंड कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। यानी कि सर ये सैटेलाइट है यानी मून है और ये अर्थ है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, चाहे मून यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जहाँ भी हो, अर्थ और मून के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो कैसा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में। यानी एंगल कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, यानी थीटा वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 से किसी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। तो यानी कि सर पूरा वैल्यू 0, यानी वर्क क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कोई काम हो ही नहीं रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि सर जो फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, राइट एंगल है, यानी कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड, यानी इनकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वर्क 0 है ना, तो यानी स्पीड पे इम्पैक्ट इनका कुछ नहीं पड़ रहा है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्लियर है। तो यही है तुम्हारा वर्क पॉजिटिव, वर्क निगेटिव और वर्क 0। यहाँ तक मुझको डाउट है, चलो अब आते हैं एनर्जी के ऊपर। हो गया वर्क का समाप्त, क्लियर है, वर्क हो गया खत्म। जो चैप्टर था वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क यूनिट क्या हो गया हम लोग का, खत्म। अब आते हैं कहाँ पर, एनर्जी के ऊपर आते हैं। एनर्जी इन फिजिक्स, फिजिक्स में बात करें तो एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क, कोई भी काम जो हम कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए, इज सेड टू पोजेस एनर्जी, वो हमेशा क्या पॉज करेगा, एनर्जी, वो हमेशा ही एनर्जी का पोज करेगा। दस
इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो एक ऐसा क्षमता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। जैसे ये जो है वो क्या कर रहा है, लड़का लकड़ी काट रहा है, तो काम तो कर ही रहा है बेचारा, एनर्जी भी लग रहा है। तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कोई कितना काम करेगा वो कौन डिपेंड करेगा, एनर्जी ही डिपेंड करेगा। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बॉडी पोज करेगा, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन बी डू। जितना वो काम डन किया है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने पोज किया है, लगाया है। Whenever वर्क इज डन, कभी भी अगर वर्क डन हो रहा है यानी कि वहां पे एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा। कभी भी कोई वर्क डन होगा यानी वहां पे कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। यूनिट क्या होता है एनर्जी का, तो ऐसा यूनिट एनर्जी का भी जूल ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया जितना वर्क लगेगा उतना ही एनर्जी कंप्लीट होगा, पोजेस होगा। यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी है। तो वर्क का यूनिट भी जूल है, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ऐसा यूनिट एनर्जी का भी क्या होगा, जूल ही होता है। यानी सेम एज वर्क, वर्क की तरह ही होता है। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, आगे क्या कह रहा है फिगर में कि वर्क डन इज रेजिंग द एक्स इज स्टोर्ड एज एनर्जी। यानी कि ये वर्क जो कर रहा है, इस ये लकड़ी को जो काट रहा है व्यक्ति एक्सेस के द्वारा, ठीक है, इस कुल्हाड़ी के द्वारा, ठीक है, रेजिंग कर रहा है जो, वो स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। गिविंग इट एबिलिटी टू डू वर्क, जो कि इसको काम करने में वो क्षमता मिल रहा है। यानी उसको कटिंग द वुड, वुड को कटिंग करने में क्या मिल रहा है, क्षमता। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो वर्क इज डन इन रेजिंग द एक्स, एक्स को जो ऊपर की ओर उठाया है, रेज किया है, अरे समझ में। इज स्टोर्ड एज एनर्जी, वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। क्लियर है क्या कह रहे हैं। जिसके द्वारा हमको क्या मिल रहा है, हमको एक क्षमता मिल रहा है किसी काम को करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, किसी काम को करने, क्योंकि ऊपर जब एनर्जी इस कुल्हाड़ी को उड़ाया ना, तो एनर्जी इसमें कंज्यूम हुआ। क्लियर है। जैसे इस पे ठोकेगा, जितना ऊंचा करके ठोकेगा, कस के मारेगा, अरे समझ में, उतना ज़्यादा वर्क काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा एनर्जी को पोस्ट करते हो। क्लियर है क्या कह रहे हैं, कटिंग द वुड। अब एनर्जी जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स के होते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एनर्जी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बॉडी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स के होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट होता नहीं है, एनर्जी चेंज करता है। ओनली वो क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज, चेंज, ओनली अपना फॉर्म को क्या करता है, चेंज करता है। ओनली वो अपने फॉर्म को क्या करता है, चेंज करता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो एनर्जी बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, अभी तुम साउंड एनर्जी पढ़ के आए हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे बहुत सारे एनर्जी होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स उसके। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मतलब दो, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2 ही एनर्जी पढ़ने वाले हैं, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। और इन दोनों को मिला देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा। ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो काइनेटिक एनर्जी या स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन के कारण जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड हुआ है, आ रहा समझ में, उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है। यानी मोशन, ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर आया है, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, यहाँ लग रहा है, उसी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जितना भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर हैं,
विच हैज स्पीड, अगर उनके में स्पीड है कुछ तो वो ऑलवेज क्या पोज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को पोज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए मूविंग क्रिकेट बॉल कैन डू वर्क इज पुशिंग बैक टू द स्टंप, यानी ये जो मूविंग बॉल है ये क्या कर रहेगा, इस मूविंग बॉल जो है इस सिस्टम को पुश करने में मदद करेगा पीछे की ओर। आ रहा समझ में, यानी कि ये बॉल के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। आ रहा समझ में, तभी तो इसको पुश करने में मदद कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड है तो। जैसे मूविंग वाटर कैन टर्न ए टरबाइन, यानी ये जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन तुमको यहाँ दिख रहा है छोटा सा इमेज में, ये वाटर मूव करेगा तो ये टरबाइन मूव करेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वाटर के मूवमेंट के द्वारा वो फिर मूव कर रहा है एनर्जी। दूसरा है मूविंग वाइंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड मिल, यानी ये जो वाइंड मिल बड़े बड़े लगे हुए रहते हैं जो हवा के थ्रू जो है मूव करते हैं, और व्हील जिसका घूमता रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ही भाई एग्जाम्पल है, क्योंकि मूवमेंट के द्वारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर वो किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट, ए रनर हैज काइनेटिक एनर्जी, जो दौड़ रहा है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी इसका यूज हो रहा है क्योंकि मूवमेंट है। फॉलिंग स्टोन हैज काइनेटिक एनर्जी, ऊपर से एक स्टोन गिर रहा है वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी से। नेक्स्ट है एन एरो फ्लाइंग थ्रू द एयर हैज काइनेटिक एनर्जी, ये एयर में जो ये एरो जा रहा है, तीर जा रहा है, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एग्जांपल है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, यानी व्हेन अ मूविंग बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, अगर कोई मूविंग बॉडी रेस्ट में आ रहा है, द काइनेटिक एनर्जी यूज्ड अप टू डू वर्क, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में यूज हो जाएगा, वर्क में यूज हो जाएगा। यानी ये मूव कर रहा है, ये जैसे ही रुकेगा वहीं पे इसका वर्क भी यूज हो जाएगा, यानी वो एनर्जी किस में डन हो गया, वर्क डन में हो गया कंप्लीट। जैसे वो याद करो, वो कुल्हाड़ी से मार रहा था तो एनर्जी था भी उस कुल्हाड़ी के ऊपर, जितना ऊपर गया था, और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को जैसे लकड़ी पर डाला, बस लकड़ी जो लकड़ी हो दो टुकड़े में टूट गया, यानी काम हो गया, वहां पर वर्क डन हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और वो रेस्ट पे आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी था वो यूज किस में हो गया, काम में यूज हो गया, वर्क में यूज हो गया। इन ओवरकमिंग द अपोजिंग फोर्स, यानी अपोज करता हुआ जो फोर्स है उसको ओवरकम कर दिया, यानी कम कर दिया। नहीं है समझ में, क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, आगे चलो। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी का। सो के इज मेजर्ड एट द अमाउंट ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी को हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट से पहले जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड था वही चीज हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, क्योंकि रेस्ट पे आ गया यानी कि वो तो उसने काम खत्म कर दिया ना, वर्क डन हो गया वो तो कंप्लीट। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, वर्क डन में यूज मेजर करते हैं। क्लियर है, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट पे आता है तो वर्क में पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काम में, ठीक है। सो ए बॉडी ऑफ मास m, मान लेते हैं उस बॉडी का मास कितना है, कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है और वो स्टॉप होता है किसी डिस्टेंस s पे जाकर के, बाय अपोजिंग फोर्स, फोर्स अपोज कर रहा है f को अपोज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है, हमको पता है कि सर जब बॉडी स्टॉप होता है तो पूरे वर्क डन में स्टोर्ड हो जाता है, पूरे वर्क डन में वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, उसके बराबर हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन कितने बराबर होता है, F इंटू एस के, तो इसके जगह पे वर्क डन की जगह पे F इंटू एस लिख सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन को याद करो, थर्ड इक्वेशन था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी सर फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सर इसमें तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो रहा है क्योंकि बॉडी स्टॉप करेगा जाके, इस केस में इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ होगा तो v ही मान लेते हैं। और सर एक्सेलरेशन तो रिटार्ड कर रहा है ना, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे रुक रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सर निगेटिव में होगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कुछ s है, तो यहाँ से तुम्हारा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू एस हो जाएगा।
तो यहाँ से आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि यहाँ से माइनस सामने लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, और इस पूरे -2as को लेकर के इज इक्वल टू उस साइड जाओगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2as आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेंगे इसको। समझ में आ रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आया F इज इक्वल टू a इज इक्वल टू F अपॉन में m आ गया। समझ में आ रहा है क्या करें न्यूटन सेकेंड लॉ के द्वारा। अब इसको हम पुट कर देंगे, किसको पुट कर देंगे, इस चीज को पुट कर देंगे, किसके जगह पर, a के जगह पर। तो a के जगह पुट करेंगे, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, a के जगह पर रखेंगे f बाई m रख देंगे यहाँ पर, a के जगह पर f बाई m पुट कर दिए। यहाँ तक मुझको डाउट है सर, f बाई m पुट कर दिए तो ये m तो चला गया उधर v स्क्वायर के जगह पर, तो m भी स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया सर 2 इंटू एफ इंटू एस, यही होगा 2 इंटू एफ इंटू एस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है सर, f इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ गया, इस 2 को भी लेकर उधर भेज देंगे तो सर ये 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 एम भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है सर, f इंटू एस तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ये देखो f इंटू एस जो है वो किसके बराबर है, तो हम यहाँ पर f इंटू एस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, इस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है वर्क डन से। क्लियर है? तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी जो है किसी बॉडी में है और वो बॉडी रेस्ट पे जा रहा है तो पूरा वर्क एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या करें, यानी वहाँ काम हो जाता है अपना। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में अगर किसी चीज देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ से तुम ध्यान से देख भी सकते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी, वेलोसिटी की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रहा समझ में? तो अगर किसी बॉडी का मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? अगर हम किसी का वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। तो अगर मास डबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। तो अगर वेलोसिटी किसी का 4 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी अगर डबल कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? खत्म हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी बॉडी का, मास 2 kg है और कोई वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो सर हमको तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पता है, मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, रख कर कैंसल आ देंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बॉडीज इक्वल मास, 2 बॉडी हैं जिनके मास क्या है, इक्वल है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v और 3v से, यानी पहला वाला जो बॉडी है उसका वेलोसिटी v है और दूसरा वाला का वेलोसिटी 3v। इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो पहला वाला बॉडी काइनेटिक एनर्जी E ke1 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर के। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान दो कि सर मास तो इक्वल है ना, तो दोनों में तो मास m ही रहेगा, वेलोसिटी का अंतर है, एक का v है और दूसरे का 3v है। आ रहा समझ में? तो ke1 वाले का तो वेलोसिटी v ही हो जाएगा, v का स्क्वायर, और ke2 वाले का वेलोसिटी 3v हो जाएगा, क्योंकि सर 3v दिया है तो 3v का स्क्वायर कर देंगे, बाकी m तो वही रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि बोला है क्वेश्चन। आ रहा समझ में? तो यहाँ सब इनका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज देख लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे इस वाले को, तो इस वाले को सॉल्व करोगे तो सर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 पूरा बाहर ले लिए। तो सर ke1 रेशियो ke2 निकालेंगे, तो ke1 है हाफ एम वी स्क्वायर और ke2 है कितना, 9 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर, तो पूरा हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर पूरा कट गया, तो रेशियो कितना आया, 1:9 का आया। नहीं आया? समझ क्लियर हो गया?
तो यानी यहाँ से क्या कह रहा है कि वेलोसिटी अगर ट्रिपल है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया। क्लियर है? तो वेलोसिटी अगर 3 गुना हो गया, पहले वेलोसिटी v था अब 3v हो गया, तो ओवरऑल जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कोई डाउट है? थर्ड क्वेश्चन करो। हाउ मच वर्क इज डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास 20 kg। यानी बाईसाइकिल का कितना मास है, 20 kg है। इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है, जितना काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होता है। सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, इसके बराबर होगा। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, तो सर इनिशियली कितना है, तो इनिशियली सर मास तो 20 kg ही रहेगा साइकिल का। सर इनिशियली तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका क्या, स्पीड यानी वेलोसिटी, सॉरी भाई भी स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, एमवी मीटर पर सेकेंड। तो सर 2 मीटर का है वेलोसिटी, तो इनिशियल जो हमारा आया वो आया हाफ mv स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 40 जूल। फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो सर फाइनल में जो है हमारा 5 है, तो हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया सर फाइनल वेलोसिटी 250 जूल। माइनस कर दोगे वर्क डन पता चल जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से 210 जूल आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना। हाउ मच वर्क इज डन बाई बाईसाइकिल, 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में कितना वर्क कितना डन हुआ है, कितना हो जाएगा 210 जूल का। नहीं आया समझ में? चलो अब आते हैं कहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वर्क भी खत्म हो गया, एनर्जी मतलब एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। अब आते हैं कहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी पर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी का पोजीशन या उस बॉडी के चेंज जो होता है, आ रहा समझ में, उसके दौरान जो एनर्जी तुम्हारा लग रहा है या स्टोर हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी उस बॉडी का एनर्जी कब, किसके कारण, उस बॉडी के पोजीशन के कारण या उसका शेप चेंज होने के कारण जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हुआ है या स्टोर हुआ है, उसी एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि एक दीवार के ऊपर क्या रखा है, ईंट रखा है, तो सर यहाँ पर क्या है, सर पोजीशन डिपेंड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस ईंट का, कि सर वो अर्थ यानी ग्राउंड से कितना ऊपर है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी सर ये कुछ ना कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये गिरेगा तो मोशन में आएगा, अब मोशन में आएगा तो सर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अरे समझ में, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तभी बेचारा ये स्टिल यहाँ पर खड़ा है, अब पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करके, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो हमारा जैसे ये गिरेगा तो मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कोई इसके नीचे खड़ा होगा तो उसका डमाडोल बनेगा। आराम समझे क्या कह रहा है, यानी कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन यहाँ पर कैसा बता रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करें जो कि ड्यू टू पोजीशन होता है, पोजीशन के द्वारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे कैसे कि सर नीचे से नीचे इस ईंट को कौन खींच रहा है, नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, भैया आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, आ रहा समझ में। लेकिन इसको भैया यहाँ पे खड़ा कौन रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इसको पकड़ के रखा है, भैया अभी नहीं हिलना है तुम्हें, समझ में आ रहा है क्या करें। तो यानी कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर होगा, ठीक है, तो पोजीशन वाला जो है यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, कौन सा एनर्जी लगेगा, पोजीशन वाला एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इट्स स्टोर्ड इन जीपीई, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो वर्क डन क्या है, स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन स्टोर्ड हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है यहाँ पर इस केस में। यहाँ तक मेरे डाउट है? नहीं। दूसरा वाला देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे देखो कि भैया इस गुलेल से क्या हुआ, इसका देखो इस रबड़ का शेप चेंज हो गया जैसे खींचा। अभी हम लोग पढ़ के आए पोटेंशियल एनर्जी या तो पोजीशन या तो शेप चेंज पे डिपेंड करता है। तो जैसे इसने खींचा है, जब तक इसने पकड़ के खींचा है तब तक तो अभी ये किस में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे इस पत्थर को छोड़ेगा
इलेक्ट्रिक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अभी जब तक इसने खींच के रखा है तब तक पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके अंदर स्टोर्ड। कल क्लियर है? तो एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन सब के द्वारा जो एनर्जी होगा, ठीक है, वैसे एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये पूरा जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में डिफॉर्म हुआ है उस बॉडी के अंदर, वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ तक हमको डाउट है? समझ में आ गया? चलो, जैसे ये देखो यहाँ पर ये स्प्रिंग को, इसको कैसे करके रखा गया है? ऐसे, ये है, अरे समझ में, जैसे इसको इसे चिप करके रखोगे और जैसे छोड़ोगे फिर अपने आप हो जाएगा। पकड़ के इसे एकदम चिप करके रखे हो, यानी कंप्रेस किए हो स्प्रिंग को, तभी कैसा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे छोड़ोगे मोशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर है? सो ए बॉडी कैन हैव बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सेम टाइम पे एक बॉडी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही क्या कर सकता है? अपने पास रख सकता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल दोनों ही कर सकता है, और मतलब पोज कर सकता है। यानी द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्टली इस पूरे मतलब, इस पूरे कहानी का मतलब ये है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि अगर कोई बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम टाइम पे अगर क्या कर रही है, दिखा रही है, तो यानी एक तरीके से वो मैकेनिकल एनर्जी दिखा रही है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे तो समझ में आ रहा है? फॉर्मूला निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकालें। सब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा वर्क डन के, क्योंकि हमको पता है एनर्जी जैसे ही बॉडी स्टॉप होता है तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी टू मूव हाइट h, यानी भैया वो बॉडी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, वही एक व्यक्ति जो है वो स्टेयर पे चढ़ता जा रहा है, स्टेयर पे चढ़ता जा रहा है, तो क्या कर रहा है? वो ग्रेविटी का अपोज में ही तो चल रहा है, ऊपर की ओर भागता जा रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है उसका। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। फोर्स तो m इंटू जी होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। यही इसका पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? मास उसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर ग्रेविटी और हाइट, कितने हाइट तक जा रहा है, तो यही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। m मास है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है? हाइट है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। देख रहे हो कैसा सिस्टम बना दिए हैं? फॉर्मूला करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेना। कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितना होगा, जिसका मास 1 kg का है, हाइट जो है 5 मीटर का है, और जी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो m इंटू जी इंटू एच लगा देंगे और आंसर ला देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है जिसमें वीट रखा है, गेहूं है, उसको जोखा गया तो कितना है? 200 kg का है। ठीक है, उस बैग का पूरा वजन 200 kg का है। टू व्हाट हाइट, कितने हाइट तक शुड बी रेज्ड सो इट पोटेंशियल एनर्जी इतना है। यानी कि उस बोरे का कितना हाइट होगा कि वो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वो इतना हुआ है। तो उस बोरे का हाइट कितना है? आराम होने का करें, हाइट निकालना है, क्योंकि उस बोरा ने कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखा है? 9800 जूल। तो सर हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच होता है। इस बार पोटेंशियल एनर्जी दे ही दिया है, मास दे ही दिया है, सर ग्रेविटी 9.8, अगर नहीं दिया है 9.8 रखना है तो 9.8 ही रख लेंगे, और h निकालना था। तो यहाँ से सब इन दोनों को लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, उसके बाद में या फिर 98 से 98 पूरा काट दो ना। पूरा काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10, और फिर 2 से 10 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पावर। एनर्जी भी आज खत्म कर दी हम लोगों ने। अब कहाँ आते हैं? पावर दिखाते हैं अपना। तो पावर करेंगे अब हम लोग कहाँ से? कल से। पावर को करेंगे कल से। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो पावर को स्टार्ट करेंगे कल से।
मदद। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।